नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में अचानक पाकिस्तान का मध्यस्थ बनकर सामने आना कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कूटनीतिक पहल है या फिर मजबूरी में उठाया गया कदम। लेकिन मध्यस्थता के मुद्दे पर हिंदुस्तान में राजनीति गरमाई हुई है। भारत ने इस पूरे मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाया है। युद्ध की बजाय कूटनीति की वकालत, सीधे हस्तक्षेप से दूरी, वैश्विक मंचों पर शांति की अपील से भारत की रणनीति साफ है। नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ओनली स्ट्रैटेजिक पोजिशन। लेकिन पाकिस्तान द्वारा जंग में हस्तक्षेप पर विपक्ष लाल पीला हो रहा है। भारत की कूटनीति और रणनीति पर सरकार को घेरा है, जिसने युद्ध के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका की रणनीति का हिस्सा है पाकिस्तान? क्या ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता मजबूरी या सियासी चाल? सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद को बलि का बकरा नहीं बनाया जा रहा है? यदि ऐसा है तो फिर विपक्ष के सवालों के मायने क्या हैं? अब पाकिस्तान शांति का दूत है या फिर किसी बड़ी रणनीतिक मोहरा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मध्यस्थता के मुद्दे पर जो सियासत परवान चढ़ रही है वो कहां तक जाएगी, इसी पर विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत खुद को पाकिस्तान की तरह दलाल के रूप में नहीं देखता है। भारत की भूमिका प्रोडक्टिव है। भारत चाहता है कि शांति हो। पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों में कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि अमेरिका 1981 से उस देश का इस्तेमाल कर रहा है। हम कोई दलाल देश नहीं है। शांति वार्ता के दावों के बावजूद पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार है। अमेरिका के शांति प्रयासों और डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बावजूद ईरान और इजराइल अमेरिका गठबंधन के बीच संघर्ष और लंबा खिंचने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया है कि तेहरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ युद्ध रोकने को लेकर बातचीत जारी है। हालांकि ईरान ने संघर्ष विराम को लेकर बातचीत से इनकार किया है, लेकिन युद्ध रोकने के दावों और इनकार की इस हुज्जत में ट्रंप की इज्जत दांव पर लग गई है। वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसमें पाकिस्तान का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। साथ ही मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की की भी भूमिका सामने आई है। अब संघर्ष विराम की बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता करने जा सकते हैं। उधर ईरान का भी मानना है कि जेडी वेंस इस युद्ध को जल्द खत्म करने में व्यवहारिक और अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए एक 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा था, जिसे ईरान सिरे से खारिज कर दिया था। ईरान ने कहा था कि युद्ध विराम सिर्फ उसकी शर्तों पर ही होगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान से परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों पर रोक लगाने के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने की मांग की थी। अब अमेरिका इजराइल और ईरान के युद्ध को समाप्त कराने के लिए मध्यस्थता के प्रयास में पाकिस्तान की भूमिका पर भारत में राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिस पाकिस्तान का आतंकवाद को लेकर रिकॉर्ड संदिग्ध रहा है, वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का दूत बन सकता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ये दुख की बात है कि पाकिस्तान आज मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और भारत मूक दर्शक बना हुआ है। ये स्थिति भारत की कूटनीतिक कमजोरी को दर्शाती है। पाकिस्तान जो एक हमसे छोटा मुल्क है और जो हर तरह से हमसे कमजोर है, वो आज मीडिएटर बन रहा है और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और हम अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। जिस कमरे में मोदी जी को होना चाहिए था, भारत को होना चाहिए था, उस कमरे को छोड़िए, उस घर के गेट से भी बाहर हैं हम। वहां पाकिस्तान बैठ के चौधरी बना हुआ है और समझौते करा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मोदी जी ने ये हालत कर दी कि हम पाकिस्तान के भी पीछे हो गए और ये अपमानित महसूस कर रहा है हर हिंदुस्तानी। ये मोदी जी का अपमान तो है ही है, लेकिन एक एक भारतीय का अपमान है ये। कोई आज नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गंभीरता से नहीं लेता। ये उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि इस स्थिति में वो कैसे आए। लोग हंसी उड़ाते हैं। Whether it's Pakistan or Egypt or Turkey, but most of all Pakistan, जो एक टेरर हेवन है, एक टेरर स्टेट है, वो आगे बढ़कर शांति दूत बना हुआ है। असीम मुनीर जैसा नरसंहार का मुख्य आरोपी पहलगाम का, वो सिपा सालार बना हुआ है। हम कहाँ हैं इस पूरे उसमें? Where is India?
हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पे भी प्रॉब्लम चल रही है, हमारे इंटरनेशनल फ्रंट पे हमें कोई पूछ ही नहीं रहा है। मतलब हम जो विश्वगुरु अपने आप को 12 साल से कह रहे थे, आज उस भारत का जगह ही नहीं है उस हाई स्टेक्स टेबल पर। सवाल इस बात का है। और अब जो परिस्थितियां बनी हैं, भारत को एक मौका और मिला था फिर, जहां विश्व गुरु बन करके दिखता। अगर ये विश्व गुरु बनने का मौका खोया है तो भारत सरकार इसका जवाब दे। तो वहीं विपक्ष के सवालों पर सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह कोई दलाल देश नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी विदेश नीति सिद्धांतों के आधार पर चलाता है, न कि किसी के मोहरे के रूप में। उन्होंने भारत की स्वतंत्र कूटनीति पर जोर दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो भारत के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ। जो विस्तृत जानकारी और सवालों का जवाब इस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने दी है, उसके बाद मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग भी साथ में ऐसे संकट की घड़ी में रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पूरे पॉलिटिकल पार्टी सबने ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लिया। नहीं, ये मोस्ट इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, पाकिस्तान जो कर रहे हो भारत, ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट बिलीव करते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ है या इंडिया की तरफ है राहुल गांधी, ये फर्स्ट ही शुड क्लैरिफाई। ईरान अमेरिका तनाव के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि भारत की घरेलू राजनीति में भी बहस छेड़ दी है। तेल और गैस संकट को लेकर सियासत पहले ही गरमाई हुई है। अब जंग को लेकर शांति वार्ता और मध्यस्थता पर सरकार और विपक्ष में तकरार और आरोप प्रत्यारोप है। हालांकि ये बहस सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक भूमिका की परीक्षा भी है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि ईरान और अमेरिका जैसे बड़े देशों के बीच मध्यस्थता आसान नहीं है और पाकिस्तान या अन्य देशों की भूमिका सीमित ही रह सकती है। पाकिस्तान की हरकतें बहुत दोहरी चाल रही है। मध्यस्थता और हम दुनिया में चौधरी बने किताब अपने करा है। पाकिस्तान बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। डिसेप्शन प्लानिंग में अमेरिका की सपोर्ट दे रहा है। अब देखना होगा कि संवेदनशील मुद्दे पर हिंदुस्तान में सियासी तापमान और कितना गर्माता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो वॉर में हस्तक्षेप की बात हो रही है और भारत नहीं है दलाल देश, ये एस जयशंकर ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया। इस पूरे सिनेरियो को समझिए, जो पाकिस्तान का जिक्र किया जा रहा है या उनके माध्यम से जो मध्यस्थता की बात की जा रही है और उसके बाद जो बयान भारत की तरफ से आया है, क्या मायने निकाले जाएं। देखिए, कुल मिला के सब चाहते हैं जंग रुक जाए तो बहुत अच्छी हो जाएंगी चीजें, लेकिन ये मध्यस्थता वाली बात अब कहां से आ रही है? और यदि पाकिस्तान को बीच में लाया जा रहा है तो या वाकई कोई एक कूटनीतिक साजिश है या असल में इसके पीछे कुछ और है? हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सैयद शाकिर अली। शाकिर अली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शारदा मैम आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? हाँ राखी जी, मैं सुन पा रही हूँ। मैम, मुझे ऐसा लगता है ईरान वाले मुद्दे पे हम और आप कई डिबेट में रहे हैं। अभी समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप के जाल में मुनीर हैं, मध्यस्थता की बात में पाकिस्तान आ रहा है, तो ये कोई कूटनीति है, पाकिस्तान की मजबूरी है या फिर कुछ और इसके पीछे प्लानिंग है? हालांकि भारत का जो स्टेटमेंट आया कि कोई दलाल देश हम नहीं हैं, चलिए मान लिया, बहुत अच्छी बात है, कहीं तो आप बोले, लेकिन ये जो एक एंगल बन के आ रहा है, इसको कैसे समझे अब जंग से हटके? देखिए, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। असल बात तो ये है कि ये कोई एक दिन की बनी हुई बात नहीं है। लंबे समय से इस जो आज परिस्थिति बनी है वो लंबे समय से एक इसके पीछे का बैकग्राउंड है। चाहे वो सिंदूर ऑपरेशन की बात थी, सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो हम लोगों का रुख रहा और हम लोगों का जिस तरह का विश्व में
परचम लहराया कि भाई हमने डेलीगेट्स भी भेजे, हमने बहुत तरह की कोशिशें करी कि भाई भारत को इस पर बढ़त हासिल हो, भारत का प्रतिष्ठा बढ़े, भारत के ऊपर ये बात ना आए कि भाई पाकिस्तान की गलती है और पाकिस्तान ने जो है हम पर आतंकवादी हमला करवाया है। ये हम साबित नहीं करवा पाए। उसके बाद पाकिस्तान को विभिन्न स्थानों पर अमेरिका जो है बहुत बड़े-बड़े उनको दे रहा है, मुनीर को लंच पे बुला रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी को बार-बार वो अपमानित करते हुए और बार-बार उनके बारे में और भारत के बारे में अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए देखा गया है। इतना पैसा खर्चने के बाद, इतनी सारी विदेश यात्राएँ करने के बाद, इतना झुकने के बाद भी हम आज इस स्थिति में नहीं आ पाए कि हम कहीं किसी देखिए मध्यस्थता दलाली नहीं होती। ये तो हमारे परम बुद्धिमान हमारे विदेश मंत्री जी को जो कि आईएएस भी रह चुके हैं, ये समझ में आना ही चाहिए कि ऐसे शब्दों से परहेज करें। ये दलाली शब्द यहाँ पर बिल्कुल शोभनीय नहीं है, क्योंकि जब 2 पक्ष लड़ते हैं, तो वो चाहकर भी अपने आप समझौता नहीं कर पाते हैं। तब वो तीसरे को ढूँढते हैं और तीसरा अगर कोई भी व्यक्ति इस मामले में सफल होता है, तो वो ऐसा व्यक्ति ढूँढा जाता है जो निष्पक्ष होता है। शायद हमने अपनी निष्पक्षता खो दी, शायद हमने जो न्यूट्रल रहने का एक जो हमेशा से भारत ने दोनों पक्षों की, चाहे वो समाजवादी खेमा रहा, चाहे वो पूंजीवादी खेमा रहा, हमने दोनों ही पक्षों के बीच में अपने हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने हितों को की बलि कभी नहीं चढ़ने दी। लेकिन अब दिखाई दे रहा है, दिस इज अपरेंट, अब मैं ये नहीं दोष लगा रही हूँ कि मेरे कई भाई इस बात को लेके बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये तो रुदाली कर रहे हैं, रुदाली गैंग फलाना ढिकाना, ऐसी बात नहीं है। देश के अपमान को लेकर, देश की गिरती हुई साख को लेकर अगर कोई विपक्ष सवाल उठाता है और अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि देखिए कोई आज सत्ता में है, कल वो नहीं होगा, लेकिन देश की साख, देश का एक जो वर्चस्व है, वो पूरी दुनिया में हमेशा सदा-सदा के लिए 5-7 हज़ार साल पुरानी संस्कृति का एक जो रुतबा है, प्राचीनतम संस्कृति होने के नाते, वसुधैव कुटुंबकम का नारा होने के नाते और गांधी और बुद्ध का देश होने के नाते, इस पर पहला हमारा हक बनता था और हमारा एक ये विश्वास लोगों के अंदर, देशों के अंदर होना चाहिए था कि इंडिया एक ऐसी पार है। हम इस बात को बिल्कुल गर्व के साथ महसूस कर सकते हैं कि भारत अपने मूल्यों में, शांति के लिए मूल्यों में, कभी हम अपनी तरफ से किसी पर अटैक नहीं करते, हम कभी भी आतंकवादी घटनाओं को सपोर्ट नहीं करते। हमेशा से इस विश्व में एक ऐसी ताकत के रूप में रहे हैं कि हम अपने ऊपर आतंकवादी हमलों को झेलते-झेलते भी कभी भी अग्रेसिव वे में किसी को परेशान करने की बात हमने नहीं सोची है। अगर वो साख अब हमारी एक आतंकवादी देश के मुकाबले अगर वो हमें लग रहा है कि हमारे साथ शायद मिसअंडरस्टैंडिंग इस विश्व पटल पर दिखाई दे रही है कि भारत को छोड़कर कोई ऐसा देश जो कि आतंकवाद में सरगना रहा है, जो आतंकवादी गतिविधियों को हमेशा आगे बढ़ाने में ने भारत की नाक में दम 1947 से लेकर आज तक किया है, चाहे वो 1948 का विभाजन के बाद का अटैक रहा, चाहे वो 71 का रहा, चाहे कभी, तो वो चीजें आज उसको वो प्रतिष्ठा कैसे दिला पाई जिस प्रतिष्ठा का हकदार भारत था। और दलाली तो बिल्कुल नहीं, दलाली कैसे होगी? भले ही पाकिस्तान को अमेरिका चाहे अपने फायदे के लिए यूज करना चाह रहा है, भले ही चाहे अमेरिका उसे एक गोटी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जो कि वो हमेशा करता आया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत का अपना एक रुतबा और एक जो प्रतिष्ठा है, उसमें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेंट पड़ा है। कहीं ना कहीं उसमें तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारे समझने में, हमारे जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, वो एक अकेले मोदी जी नहीं है, वो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो क्या कहीं पर कोई हमसे ऐसी चूक हुई, ऐसी कोई गलती हुई जिसके कारण कि हमने उन पावर्स को गले लगा लिया जो हमेशा एग्रेसिव रही हैं?
उनसे हम सम्मान प्राप्त करने की होड़ में वो हम विश्व का मतलब एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान तो नहीं, कोई नोबेल शांति प्राइज तो नहीं था कि भाई ईरान वो इजराइल हमें दे रहा था और हमें दौड़ के वो गले में पहनना था। ना ही हमें ट्रंप के जो हमारी बार बार दुर्गति कर रहा है, बार बार वो हमारे ऊपर मतलब ये टैरिफ के टेरर झोंक रहा है, बार बार हमारे ऊपर ईरान के साथ संबंध खत्म करना है, रूस के साथ संबंध खत्म, वो कहाँ का हमारा हितैषी था। ठीक वो है मैम। हमारे बच्चों को हथियार लगाकर भेज रहा है। तो कुल मिलाकर जो सीन बन रहा है वो कोई बहुत सम्मानजनक स्थिति देश की नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि बजाय मतलब अपनी गलती स्वीकार करने के या उस पर एक राय कॉमन राय बनाने के विपक्ष पर या सवाल करने वाले लोगों पर हमेशा आघात करना या हमेशा अटैकिंग मोड में रहना, ये शायद देश की प्रतिष्ठा को और नीचे ही गिराता है। उसमें कोई सम्मान नहीं बनता है कि हाँ, हमने तो देखिए हम विश्व गुरु बन गए थे, लेकिन ये जो विपक्ष वाले हैं इन्होंने हमें डाउन कर दिया। जैसे कि हम लोग राहुल गांधी या हम लोग उनको दोष दें कि भाई वो नुकसान कर रहे हैं, बाकी जो सिस्टम है वो तो सब बढ़िया था, लेकिन ये विपक्ष वालों ने सवाल कर दिया, विपक्ष वालों ने ऐसा करके इस मारे ये देश की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। ठीक है मैम। जबकि है इसके विपरीत। ठीक यही है। मुझे कहना था। प्रियदर्शी जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, प्रियदर्शी जी अभी कनेक्ट नहीं है। खेमचंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, खेमचंद जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है जो ये एक दलाल शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि देखिए जंग पे तो बहुत बातें हो चुकी हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या किल्लत है, कैसे सॉर्ट आउट होगा, वो एक अलग विषय हुआ। आज का जो मुख्य रूप से विषय है वहां एक मध्यस्थता बीच में आ रही है, वहां पाकिस्तान की कूटनीति की बात आ रही है। पाकिस्तान बीच में क्यों आ रहा है? क्या पाकिस्तान ऐसा करा सकता है? और भारत का जो स्टेटमेंट आया उसको लेकर क्या ये कहना कि हम दलाल नहीं है, जैसे कि शारदा जी कह रही थी कि मध्यस्थता को दलाली से नहीं जोड़ना चाहिए, तो किस परिप्रेक्ष्य में ऐसी बात रखी गई है? और पाकिस्तान को लेकर क्या कोई एक सरकार ने कुछ डिसीजन तो लिया होगा कि क्यों उसका इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से? नहीं, देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए कि पाकिस्तान, और कुछ लोग में वो सीनियर लीडर थे अपोजिशन पार्टीज के, कि पाकिस्तान अभी बिचौलिए का काम कर रहा है या पीस एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो भारत क्यों नहीं कर रहा है। तो उसमें मिनिस्टर ने जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो अपनी बात रखी कि हम कोई दलाली नहीं करते, पाकिस्तान क्या कर रहा है, कौन मान रहा है, कौन सुन रहा है, कौन उसको कितने सीरियसली ले रहा है, तो पाकिस्तान से हमारे एफर्ट्स कंपेयर नहीं हो सकते। हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो सिंसियर एफर्ट्स हैं और हमारे लिए दोनों ही पक्ष मित्र हैं। ईरान भी हमारी मित्र रहा है, ईरान के साथ भी हमारे रिलेशन है, ईरान में भी हमारी हैवी इन्वेस्टमेंट है, और इजराइल के साथ हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और यूएस के साथ भी हमारी जो फाइनेंशियल वर्किंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेप्थ है। हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, और पॉलिसी का जो सेंटर है वो है 140 करोड़ भारतीय। हमारी अपनी जरूरतें, हमारे अपने बेनिफिट्स, हमारी अपनी कल्चर, हमारे अपने आइडियाज और हमारी अपनी आइडियोलॉजी, और हमारी आइडियोलॉजी है हम किसी के भी पीछे नहीं लगेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग बात रखेंगे। आज जो विषम परिस्थिति है, आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अच्छे नेतृत्व की वजह से विषम परिस्थितियों में भी चीजें मैनेजेबल हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सरकार होने की वजह से आज दोनों ही पक्षों से रिलेशन है, अल्टरनेटिव हम ढूंढ पाते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया भी लड़ रहा है, लेकिन रशिया के साथ भी हम लोग बात करके वहां से भी ऑयल ले रहे हैं। हमने ईरान से बात की है, तो जो एक नैरो पास है वहां पे भारतीय जितने भी जो ऑयल के टैंकर्स हैं या फिर गैस के शिप्स हैं, वेसल्स हैं, उनको अलाउ किया गया है। तो भारत मैनेज कर पा रहा है क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी के साथ चल रहे हैं। अगर हम ईदर ऑफ द साइड लेते हैं, हम अगर अमेरिका और इजराइल की साइड लेते हैं तो ईरान पे ज्यादा टफ हो जाएगा, ईरान की साइड लेते हैं तो हमें दूसरी तरफ नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो हमें इस समय जो स्थिति है, सेंसिटिव स्थिति है, उसमें किसी भी चीज को एग्जरेटेड करना, ये कहना कि नहीं आप एक साइड खड़े हो जाओ, वो बिल्कुल गलत है। और हमारी आज गवर्नमेंट का जो पोजीशन है बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है, क्लियर पोजीशन है, और वो पोजीशन देश हित में है। मैं ऐसा मानता हूं कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सशक्त नेतृत्व की वजह से आज विषम परिस्थिति जो पूरे विश्व में है उसमें देश आज अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो उनके नेतृत्व की वजह से अगर ये स्थिति 2014 से पहले होती तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। आज चीजें हम 80% इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आज ऑयल अवेलेबल है, रिफाइनरी चल रही हैं, गैस भी अवेलेबल है, लेकिन प्रीक्यूशनरी या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे
स्टेप्स लिए गए हैं कि भविष्य में अगर स्थिति और ज्यादा खराब होती है तो भी चीजें मैनेजेबल रहें, तो वो गवर्नमेंट ने लिए हैं। गवर्नमेंट जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग की है, उसके बाद कल सभी चीफ मिनिस्टर से बात करने वाले हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार प्रोएक्टिवली काम कर रही है, देश हित में काम कर रही है। और रही इंटरनेशनल सिनारियो की बात, तो वहां पे एक बैलेंस तरीके से अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शाकिर अली जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। शाकिर अली जी, विपक्ष को तो जो एक सीधा सीधा जो प्रतिक्रिया आई वो यही कहती हैं कि ये जो पाकिस्तान कर रहा है, जो बातें आ रही हैं मध्यस्थता की, भारत को बहुत पहले बोल के इसका क्रेडिट ले लेना था। तो भारत कैसे बोलता? भारत अमेरिका से भी रिलेशंस खराब नहीं कर सकता, भारत ईरान से भी नहीं कर सकता। शांति की बात जरूर सब कर रहे थे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की जो बातचीत है वो तो बहुत अलग तरीके से आ गई है। तो मुख्य रूप से बात क्या है, ये बताइए, थोड़ा क्लियरिटी दीजिए विपक्ष की। सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार और आपके दर्शकों को भी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सम्मानित प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं जस्टिफिकेशन के लिए, उनको हमारा सादर प्रणाम, क्योंकि वो बड़े अच्छे तरीके से अपने बात को रख रहे थे पार्टी हित में। यहाँ पार्टी हित नहीं, देश हित की बात करनी चाहिए थी। और खेमका जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, कई दफा हमारे साथ डिबेट में रहे हैं। उनकी मजबूरी बन जाती है, कभी कुछ अच्छे लोग भी भाजपा में हैं जिनकी मजबूरी है गलत बात को प्रमोट करना। और कई जमाने के बाद आज शारदा मैम जैसी कोई पैनलिस्ट मुझे दिखी हैं जिन्होंने स्पष्ट बात की है, जो लगा कि विशेष विदेशों की जानकारी भी रखती हैं और देश से प्यार भी करती है और सच में जस्टिफिकेशन वाली बात करती है। किसी पार्टी हित में इन्होंने बात नहीं किया, इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी, तो उनको फिर पुनः मैं उनको नमस्कार करूंगा। और रहा सवाल एस जयशंकर जी का, विदेश मंत्री जी का, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उनके बात को मैं सम्मान देता हूं। उन्होंने सही कहा है कि हम दलाली नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि वहां एप्स्टीन फाइल जो पड़ी है, तो अमेरिका के साथ इनकी मजबूरी 100% है। और उसके पहले इन्होंने, हम बीजेपी ने जो मोदी जी ने, बीजेपी क्या मतलब मोदी जी और उनके पार्टनर, उनके माले अमित शाह और 2 पार्टनर, उन लोगों ने प्लान करके पहले ही इजराइल को अपना फादरलैंड बना दिया, जो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि भारत जो विदेश में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया में जानी जाती है, इंदिरा जी जैसे महिला शक्ति को हम लोगों ने देखा है, जो ये पाकिस्तान पाकिस्तान करके रोजी रोटी चलाते, उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए थे। हम बोलते कम है, करते ज्यादा है। देश हमने बनाया था, देश का दर्द हमारे पास है। तो इन्होंने जब फादरलैंड घोषित कर दिया इजराइल को, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका दादा लग गया इनका। अगर रिलेशन को आप ठीक से कैलकुलेट करेंगे तो दादा के खिलाफ ये कैसे बोलेंगे? एस जयशंकर जी ने बिल्कुल सही कहा। और दलाली शब्द तो इतना गंदा शब्द है, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा आम शब्द है। वहां दलाली पे ही चलता है। कॉर्पोरेट एजेंसी, दैट इज नॉट पॉलिटिकल पार्टी। तो कॉर्पोरेट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहां ब्रोकरेज, दलाली, ये सब अमूमन इन लोगों की भाषा है। तो इस पे हम लोग बहुत ज्यादा बुरा ना माने, क्योंकि देश की स्थिति इन लोगों ने इस तरह की खराब कर रखी है। और अपोजिशन कर रहे हैं। भाई देश इनके हाथ में है, सुरक्षा व्यवस्था, विदेश नीति इनकी इतनी घटिया है कि 2 दिन में ही हमारा गैस और किचन हिल गया था महिलाओं का। और ये तो एहसानमंद है हम ईरान का कि इतने विषम परिस्थिति में, इतने दुख की घड़ी में, जहां हम सब उनके साथ हैं, हमारा सैकड़ों नहीं हजारों साल पुराना रिश्ता रहा है ईरान के साथ। और ईरान ने, क्योंकि जिस दौरान ये जंग शुरू हुई उस दौरान मुसलमानों का पाक महीना रमजान चल रहा था, सब व्रती लोग थे, रोजा रखने रोजेदार लोग थे। उस रोजेदारों के वजह से और फिर नवरात्रा का पाठ शुरू हो गया। नवरात्रों में व्रत रखने वाले लोग हमारे भारत में जितने माँ बहन है, इन लोगों के प्रति ईरान को मोहब्बत जगा और उसने गैस का परमिशन दिया, और हमारे यहाँ फिर सुचारू ढंग से उनके रहमो करम पे चल रहा है। विदेश नीति बिल्कुल जीरो है। विदेश नीति का डंका तो हम लोग बिल्कुल भी ना पीटे। और रहा सवाल अपोजिशन, ये पाकिस्तान का नाम ये लेते हैं। हमने तो ये कहा कि पाकिस्तान, जिसे पूरे दिन हम आतंकवादी कहते हैं, पूरे दुनिया में आतंकवादी देश घोषित हो चुका है, वो भी हमसे आगे बढ़ के निषेध कर रहा है, क्योंकि उसके किसी बड़े लीडर का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। वो अमेरिका से नहीं डर रहा है। और अमेरिका से आप डर नहीं रहे होते तो 150 बिलियन डॉलर का बिजनेस पहले बड़े मुश्किल से करते थे। आज हम लोग 500 बिलियन डॉलर का बिजनेस ट्रेड डील जो साइन करके आए हैं, वो कहां से करेंगे? 4-5 देश में भी अगर हम लोग आयात करेंगे ना अपने गारंटी पे, तो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब 1.5 बिलियन डॉलर नहीं कर पाए तो 500, तो ये बड़ी बुरी तरीके से हम फंस चुके हैं। हम मजबूर हैं और हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं किसी भी स्थिति में। फिर भी अपोजिशन हमेशा इनके साथ रहा है, कंधे से कंधा मिला के। हम कोरोना में भी चले, नोटबंदी में भी चले, देश की जनता के बुरे से बुरे स्थिति में भी देश की जनता के साथ, और उनकी वजह से केंद्र सरकार के साथ हम कंधा मिला के चल रहे हैं। केंद्र सरकार बड़े शर्मनाक स्थिति से दौड़ रही है, गुजर रही है। और विश्व गुरु का बात तो छोड़ दें, देश में अपने गुरु बनने की कोशिश करें। देश में पहले एकता और अखंडता को कायम रखें। देश अपना बिखरा पड़ा है, हिंदू मुस्लिम में बांट के रख दिया आपने देश को। तो डेवलपमेंट की बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात तो खैर सोचना बंद कर दें, नेपाल टाइप का कर लें। हमने नेपाल से रिश्ता खराब कर लिया, बांग्लादेश से खराब कर लिया,
पड़ोस के सभी लोगों से रिश्ता खराब है हमारा, और हम बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। तो बड़ी बात कर लें, सत्ता आपका है, मीडिया आपकी है, आप जैसे चंद चैनल हैं जो ट्रांसपेरेंट होकर दिखाते हैं, तो आप लोगों का बड़ा धन्यवाद। लोग इसे देखें और समझें। ठीक है, शाकिर अली जी वापस आऊंगी। रविंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन। आप भी विपक्ष का एक हिस्सा हैं और जो बात आ रही है, क्या यही माना जाए कि कहीं पीछे रह गए हैं या वाकई एक मजबूरी थी जो मध्यस्थता को लेके बात नहीं हुई है? पाकिस्तान का तो आना और उसका इनिशिएट लेना या उसको बोला जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी कोई मुझे तो सर प्लानिंग जैसी दिखती है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ट्रम्प है और चीज़ें बहुत क्रिटिकल वैसे भी होती जा रही हैं। अभी तक तो परसों तक तो सब बातचीत कर रहे थे, बातचीत होने लगी थी, बैठ के समाधान निकलना था। एक तरफ बातचीत के समाधान निकालने की बात होती है, दूसरी तरफ अटैक बराबर से जारी है। तो ये सब बहुत सवाल हैं बड़े कि आखिरकार कैसे इन सब चीज़ों से निकलेंगे। तो क्यों तकलीफ है सरकार से आज भी, यदि इतनी बातें हो गई तो? राखी मैम, पाकिस्तान मध्यस्थता करता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके आगे घुटने टेकती है। इसके उदाहरण है, पठानकोट पे हमला होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुटने टेक देती है और आईएसआई जैसी दुर्दांत संस्था को बुला के एक संयुक्त जांच समिति बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी का घुटना टेक और पाकिस्तान की मध्यस्थता को स्वीकार करने का चरित्र है। दूसरा बता रहे हैं, कारगिल वार का अपराधी मुशर्रफ आता है आगरा में, उसको रेड कार्पेट वेलकम दिया जाता है और वाजपेयी जी सरकार घुटने टेकती है। बात ये, पाकिस्तान तो मध्यस्थता करने का आदी है। उसने कहा कि हम मध्यस्थता करेंगे ईरान के मामले में, भारत ने क्यों नहीं कहा? जबकि ईरान ने ठुकरा दिया, बुरी तरीके से ठुकरा ही नहीं दिया, लताड़ भी लगा दिया, अपनी शर्तें और दे दिया कि अगर आप मध्यस्थता करने की बात करो तो 15 शर्तों से पहले कहो अमेरिका मान किया हुआ। अभी तो हो गई जो वास्तविकता है, और जो दलाल वलाल हैं वो खोजते रहे, क्योंकि ऐसी चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। जो वर्तमान खाड़ी संकट है, वर्तमान खाड़ी संकट से पहले और बाद की जो परिस्थितियां हैं, उसमें पीएम मोदी की सरकार रणनीति के रूप में और विदेश नीति के रूप में पूरी तरीके से असफल है और केवल ट्रंप की कठपुतली है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कैसे कठपुतली है? ऑपरेशन सिंदूर में बार बार ट्रंप कहता है कि हमने सरेंडर कराया, अब कुछ नहीं बोलते हैं। टैरिफ वार, बार बार अपना स्टेटमेंट बदलता है और टैरिफ लगाता है और टैरिफ वार की बात करता है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। रूस से कच्चा तेल मत खरीदो और हम घुटना टेक के बैठ जाते हैं। ईरान से गैस मत खरीदो तो हम घुटना टेक के बैठ जाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं। एप्स्टीन फाइल पे चुप रहो, हम कुछ नहीं करते हैं। पूरी दुनिया ने एप्स्टीन फाइल के खिलाफ कार्रवाई किया, भारत को छोड़। फिर इजराइल जाओ, वहां डांस करके आओ, तो हम जाके इजराइल में चले जाते हैं डांस करने के लिए कि वहां की संसद में अवार्ड ले लेते हैं। तो ये सारे उदाहरण बताते हैं कि हम अमेरिका की एक कठपुतली है। क्यों कठपुतली है, इसके बारे में कोई मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दे सकता। अब बात आती है कि जब हम रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता की बात कर सकते हैं और सब बताते हैं कि वो विश्व गुरु ने लड़ाई रुकवा दिया, लड़ाई आज तक चल रही है लेकिन बहुत पहले विश्व गुरु ने रुकवा दिया था, तो ईरान के मामले में मध्यस्थता करने में प्रधानमंत्री मोदी क्यों डर रहे थे? ऐसी क्या चीज ट्रंप ने दबा रखा है, क्या एप्स्टीन फाइल या अन्य कोई चीज? तो यहाँ पर मध्यस्थता करने से हम पीछे रहे, लेकिन पाकिस्तान कर पावे चाहे ना कर पावे, कह बोल तो दिया ही उसने। अब आते हैं, जब ईरान और अमेरिका आपस में बातचीत कर रहे थे और इजराइल और अमेरिका मिलकर उसके ऊपर हमला करते हैं, तो एक विश्व जो तथाकथित विश्व गुरु हैं, इनको वास्तविक विश्व गुरु बनने का समय मिला हुआ था। एक घुटने टेक के बैठे, एक शब्द आज तक नहीं निकला हुआ है। इसी पे जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो भाग खड़े होते हैं विश्व गुरु, तो बहुत सारी बातों का जवाब देना पड़ जाएगा। जवाब कैसे दिया? दलाल। ये एक पढ़े लिखे आदमी की बात है जो किसी की रहमो करम पे विदेश मंत्री बना हुआ, और अब अच्छी सी बात हुई कि इस पूरे समस्या के दौरान विदेश मंत्री कहीं दिखाई पड़े। अब आते हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब खाड़ी में युद्ध लगा हुआ है तो अमेरिका की जनता, पूरे यूरोप की जनता अपने सरकारों के खिलाफ खड़ी हुई है।
नाटो जैसा संगठन, कुख्यात संगठन भी विरोध कर रहा है अमेरिकी नीतियों का, लेकिन हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। यहां पर ही हम घुटने टेके हुए हैं। कहा ही जाएगा, उल्टा क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने, कह दिया कि सारे भारतीय जनता पार्टी वाले ईरान के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, और उसकी ट्रंप की वो नहीं, जो नेतान्याहू अपराधी है उसका पूजा करो, उसका चंदन वंदन लगाओ। अयोध्या जी जैसी जगह पे उसके लिए हवन यज्ञ किया गया, चंदन वंदन लगाया गया। और जब इनकी एकदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकदम जो व्यक्तिवादी राजनीति है, उनका भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, वो केवल अपने व्यक्तित्व के लिए राजनीति करते हैं। तो जब पराकाष्ठा तब हो जाती है जब वो संसद में कह देते हैं कि कोविड जैसी स्थिति आने जा रही है। अभी तो हम वैसे जूझ रहे हैं तमाम परिस्थितियों से, तमाम अफवाहों से जूझ रहे हैं और इसमें हवन करने का, इसमें आग लगाने का काम एक बार प्रधानमंत्री मोदी फिर कर देते हैं। तो यह माना जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी अपने किसी दबे हुए कोने को छुपाना चाहते हैं और देश में लगातार आग लगाना चाहते हैं। उसके लिए ट्रंप पे लगातार घुटने टेके हुए हैं। इस विदेश नीति की, मोदी जी के इस स्वास्थ्य परक राजनीति की समाजवादी पार्टी निंदा करती है और ये अपेक्षा करती है कि भारत सरकार किसी भी तरीके से खड़ी होके मध्यस्थता करके इस झगड़े को खत्म करावे, जिससे कि विश्व में एक बार फिर से शांति आवे और हम ईरान की जनता और ईरान के साहस और ईरान के देश के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, हम उनकी सराहना करते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में ईरान की जनता वहां के अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ी हुई है और इन कठिन परिस्थितियों में जो हमने ईरान का बहिष्कार कर रखा 2019 के बाद ट्रंप के दबाव में, तब भी ईरान हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो इसका हम स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, वापस आऊंगी। प्रियदर्शी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ प्रियदर्शी जी, 2-3 बातें हैं पूरी चर्चा का। मैं एक ही सवाल में सारी चीजों को निकालूंगी। पहला तो ये कि क्या ट्रंप के जाल में मुनीर फंसे हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये जो कही जा रही है कि हमारी विदेश नीति जो है वो पूरी तरीके से फेल है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो एस जयशंकर ने कही है कि हम या भारत दलाल देश नहीं है। कैसे इन तीनों बातों को समझें? बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है ये क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है उससे निकलते निकलते, वो जंग पे बात होते होते, सहमति बनते बनते के बावजूद आज ये वाली स्थिति में पाकिस्तान कहां से आ गया बीच में। तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत सारे, कहते हैं ना कि सवालों से होके गुजरना पड़ रहा है। क्लियरिटी नहीं आ पा रही कि भारत को कहां आके। राखी जी, अगर मैं आपके पहले सवाल से शुरू करूं जवाब देना, तो पहला सवाल आपका यही था कि क्या पाकिस्तान जाल में फंस गया है ट्रंप के। तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान अब एक संप्रभु राष्ट्र रहा ही नहीं। उसे तो मान्यता मिल जानी चाहिए 51वें राज्य के तौर पर, अमेरिका के 51वें राज्य के तौर पर, या फिर 22वें, 23वें, 24वें प्रांत के तौर पर, चीन के राज्य के तौर पर पाकिस्तान को मान्यता मिल जानी चाहिए। जिस तरीके का पाकिस्तान का नेशनल स्ट्रक्चर आज की तारीख में रह ही नहीं गया, वो देश रह ही नहीं गया है। कभी पाकिस्तान अमेरिका की ओर रहता है, कभी चाइना की ओर रहता है, कभी चाइना की भाषा बोलता है, कभी पाकिस्तान अमेरिका की भाषा बोलता है। उसका अपना कोई स्टैंड है ही नहीं। आज क्यों पाकिस्तान में ही इस मामले में जो इतना बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी मध्यस्थता हो रही है? कारण समझिए। कारण ये है कि न तुर्की में हुआ, तुर्की भी तो बहुत मजबूत देश है, समझदार देश है, लेकिन फिर तुर्की में ये समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि तुर्की अमेरिका का भोंपू नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका का भोंपू है। और कोई भी मध्यस्थता अगर कराना चाहता है तो अपनी जमीन पर कराना चाहता है। तो अमेरिका पाकिस्तान को अपनी जमीन मानता है, अपनी जागीर समझता है, इसीलिए पाकिस्तान में बैठ करके समझौता होने की बात हो रही है। दूसरा और महत्वपूर्ण सवाल जो है कि क्या भारत की विदेश नीति फंस चुकी है क्या? देखिए, भारत की विदेश नीति कैसे फंस चुकी है? लोग कह रहे हैं, कुछ विपक्ष का भी सवाल है, बड़ा सवाल है, स्वागत होना चाहिए एक नजरिए से कि हाँ, भारत को इस मामले में मध्यस्थता करना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि भारत को इस मामले में क्यों मध्यस्थता करना चाहिए? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, क्या उस समय भारत की मध्यस्थता करने कोई देश आया था? सभी क्रेडिट
लूटने की कोशिश कर रहे थे। कोई देश नहीं आया जो कहा कि हम मध्यस्थता कराते हैं। अमेरिका कह रहा था, ट्रंप कह रहा था, लेकिन क्या वो कह रहा था? वो तो मजाक उड़ा रहा था। नहीं ना कोई आया, तो भारत को क्यों उछलना चाहिए कि हम मध्यस्थता कर ही देंगे? ये तो ठीक है कि आपकी अपनी लड़ाई है, जो भूमध्य सागर के इर्द गिर्द वाले देशों की जो लड़ाई है, उसमें कोई मुस्लिम कंट्री ही इस मामले का समझौता करा सकता है, भारत नहीं करा सकता है। या भारत ही नहीं, यूरोप का कोई देश नहीं करा सकता है, क्योंकि वहां पर इस्लामिक इंटरेस्ट भी है, उसके तहत भी ये समझौता होगा। तो उन चीजों के मद्देनजर भारत मुफीद जगह नहीं था, कभी नहीं हो सकता है। तो इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। और ये मानना कि भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी है या भारत पिछड़ रहा है विदेश नीति के मामले में, मैं नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि हाँ, कुछ चीजें होती हैं, पहले कुछ हुई होंगी, उसमें गलतियां रही होंगी, लेकिन इस मामले में, इस युद्ध में जिस तरीके से भारत ने अपनी चालें चली हैं, या भारत जिस स्थिति में है, बेहद मजबूत स्थिति में है, वैसी स्थिति में अमेरिका भी नहीं है, चीन भी नहीं है, रूस भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। भारत इकलौता देश है जो इजराइल से भी बात कर सकता है और ईरान से भी बात कर सकता है, दोनों देशों से बात कर सकता है। क्या ये गलत है? पैनल में तमाम लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि भारत उस स्थिति में है जो दोनों देशों से बराबर की हैसियत में बात कर सकता है। मध्यस्थता की बात कुछ देर के लिए छोड़। अब सवाल ये है कि क्या भारत में कोविड जैसे हालात हो जाएंगे? देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये पूरा विश्व संकट में पड़ा हुआ है, वैश्विक संकट की ओर है, और ये भारत द्वारा खड़ा किया गया संकट तो है नहीं। विश्व के दादाओं ने इस संकट को पैदा किया है, उनसे सवाल होना चाहिए, और पूरी दुनिया उन्हीं से पूछ रही है। ये इकलौता देश भारत है जो अपने ही देश के नेतृत्व से पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं इस मामले पर कुछ बोल रहे हैं, ये संकट आपके द्वारा खड़ा किया गया है क्या? तो ये चीजें भारत को बिल्कुल अलग स्थिति में ला करके खड़ा कर दे रहा है, विपक्ष की राजनीति को। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। राखी जी पूछ रहा है, अमेरिका क्या पूछ रहा है? यूरोप के देश भी तो प्रभावित है। भारत में लाइनें अब लगनी शुरू हुई है पेट्रोल डीजल के लिए, जब अफवाहों का दौर शुरू हुआ। वरना जिस तरीके से यूरोप के देशों में लाइन लगी हुई है, भारत में उस तरीके की लाइन अभी भी नहीं है। लेकिन यूरोप के देशों में विपक्ष इस तरीके से सवाल नहीं खड़ा कर रहा है जिस तरीके से सवाल भारत में खड़ा हो रहा है। आप इस संकट की स्थिति में, भारत ने देखा है कि संकट की स्थिति में तमाम पार्टियां एक साथ खड़ी होती हैं। ये अंदरूनी मामला नहीं है, ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वैश्विक मुद्दा है, और वैश्विक मुद्दों पर तो कम से कम एक मत होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। दुखद है राखी जी। ठीक है प्रियदर्शी जी, चलिए सभी की बात पूरी हुई, और मैं अमूमन पहले राउंड में कभी किसी को टोकती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि शारदा जी आप समय मांग रही थी, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं अपनी बात कंप्लीट करिएगा। और क्रॉस करने का इसलिए भी मतलब नहीं होता कि सबके अपने अपने मत है। देखिए, जबरदस्ती कोई कुछ भी बोलेगा समझेगा। हमारा मकसद ये होता है कि असल में भारत कहाँ है, कितनी सही चीजें हैं, क्या हो रहा है, हम उस चीज को बिल्कुल आंखें खोल के देखें। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबने अपनी अपनी बात रखी है। मैम समय मांग रही थी, कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। हाँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रियदर्शी जी जो बात कह रहे हैं कि ये संकट मोदी जी का खड़ा किया हुआ बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या 5-6 हजार साल पुरानी जो दोस्ती और जो सांस्कृतिक हमारी जो एक साम्यता है, उस साम्यता को हम लोगों ने क्या सम्मान दिया? अगर हमने सम्मान दिया होता तो हमारे आज जो 22 जहाजों में से 2 आए हैं, 3 आए हैं, और वो भी वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि दिस इज नॉट फॉर गवर्नमेंट, दिस इज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ये जनता के लिए हम छोड़ रहे हैं। ये हम किसी सरकार के जो पहल सरकार की है या सरकार के फोन करने से अरे मृत्यु पर भी शोक करने की हिम्मत जो देश नहीं जुटा पा रहा, जो 182-162 बच्चे मर गई बेटियां, उनके ऊपर जो मुंह नहीं खोल रहा, कितनी शर्मनाक बात है। अरे छोटे छोटे श्रीलंका जैसे देश, छोटे छोटे देश, स्पेन जैसे देश, कौन से देशों ने नहीं भर्त्सना की, ऐसे घटिया एक्ट की। अरे 75-80 हजार लोग इन्होंने गाजा में मार दिए। अब यहाँ पर भी कोहराम मचाए हुए हैं, और हम अपनी विदेश नीति का ये डंका पीटते रहे। हमारी रीढ़ कहीं बची है क्या? रीढ़ कैसे बचेगी? कोई राष्ट्र कैसे अपना सन कायम रख पाएगा अगर वो सच्चाई की तरफ खड़ा नहीं होगा, अगर वो
गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। आप परिवार में भी देख लीजिए, समाज में भी देख लीजिए, राजनीति में भी देख लीजिए, जो भी झुकता जाता है, गलत चीज के आगे समर्पण करता जाता है, उसके सर पर पैर रखकर दुनिया निकलती है। मैडम ऐसा है, आज मैडम अगर ऐसा हमारे है, अमेरिका के दबाव में हम नहीं होते, नेतन्याहू की गोदी में नहीं बैठे होते, और हमारे जो पूंजीपति हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट नेतन्याहू के देश में है, उसकी अगर हमें चिंता होती, तो आज हम भी चाइना और रूस की तरह, या दूसरे जो छोटे छोटे देश, इवन श्रीलंका के लिए उन्होंने सीना तान कर सपोर्ट करने का वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने कह दिया है। तो हमारा सिर्फ यही मानना है, यही कहना है कि जो ये दुहाई दे रहे हैं कि भारत के हितों की रक्षा हो रही है, वो थोड़ा गिरेबान में झांक कर तो देखिए। शारदा क्या मैम, हम एक सेकंड, वो कुछ कह रहे हैं। कहते रहेंगे कि बहुत महान, बहुत महान, बहुत महान। अरे भाई, आंखें खोलो, अपने गिरेबान में झांको की इंटीग्रिटी कहाँ खोई गई हमारी संप्रभुता कहाँ? ठीक है शारदा मैम, प्लीज एक सेकंड, कुछ कह रहे हैं, सुने, हम उनको भी सुने। हाँ प्रियदर्शी जी बोलिए। दो चीजें मैं कह रहा हूँ, अगर भारत ईरान का दुश्मन होता तो चारबाग पोर्ट को उस तरीके से विकसित क्यों करता, और आज भी सबसे ज्यादा खाद्यान्न, और उसे छोड़ भी दिया अमेरिका के दबाव में, हमने सरेंडर भी कर दिया कि लो भाई हम नहीं करते यहाँ। भारत से सप्लाई जाता है। भारत वो देश था जो ईरान के साथ, भारत वो देश था जो ईरान के साथ, अरे एक संस्कृति है हमारी और ईरान की, पहली बात। और दूसरा, इजराइल के साथ के संबंध पर आप टिप्पणी कर रही थी, तो इजराइल ने उस बुरे वक्त में साथ दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब पूरी दुनिया के अधिकांश मजबूत देश पाकिस्तान के साथ खुलेआम खड़े हो गए थे, क्योंकि हमने परिस्थिति ऐसी बना दी थी ना, पाकिस्तान को हमने खुला मैदान छोड़ दिया था कि भाई पाकिस्तान के साथ जाओ, हम अपनी विदेश नीति को समर्पित कर देते हैं ट्रंप के चरणों में और नेतन्याहू के चरणों में, इसलिए कोई हमारे साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पा। आप इजराइल ईरान को अलग रखिए और अमेरिका के साथ अलग नीति पर बात करिए। अमेरिका के साथ अलग संबंध रहे, ईरान के साथ भारत के अलग संबंध रहे हैं। जी कोई कुछ कह रहा है? हाँ ठीक है, शाकिर अली जी बोलिए। बस ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, सारी बातें मैम ने कह दिया, शारदा जी ने, और इनके बात को काटना बेवकूफी वाली बात होगी। लेकिन प्रियदर्शी साहब ने शुरुआत जो करी थी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे, तो शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन बाद में वो खेमका जी की नौकरी खाने में लग गए, वो भाजपा के प्रवक्ता दिखने लगे। ये अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब बात लगी मुझे। और कहते हैं वो इनको अलग छोड़ दें, उनको अलग छोड़ दें, और ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम से लेके जितनी भी चीजें इन्होंने की, इन सारी चीजों का जवाब एक ही है, राम जाने। आज तक इन चीजों का कोई पटाक्षेप नहीं हुआ है। एक गवर्नर साहब ने कहा था वो बेचारे रहे नहीं, इज नो मोर। जो इनके खिलाफ सच बोलता है बड़ा आदमी, धनखड़ जी ने कहा, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत तो छोटे छोटे लोग भी नहीं जुटा पाते, बड़े लोगों की तो बात ही छोड़ दी, वो तो नौकरी कर रहे हैं। और प्रियदर्शी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आपके पास जानकारी अच्छी है, लेकिन जानकारी में इतनी अच्छी रखिए ना कि हर आदमी आपको अप्रिशिएट करे, सिवाय वो भाजपा नीति वाले लोग जो देश के खिलाफ बैठे हैं, जो देश के रणनीति खराब चला रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं आएगा। लेकिन वैसे लोगों के हित में बात कीजिए ना, जो देश के एक्चुअल लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के। हालांकि आप राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और समय यही बताता है आमतौर पे कि जो सत्ता में है उनके पक्ष में बोलने में ही फायदा है। भविष्य में अब जब चीफ जस्टिस जैसे लोगों को राज्यसभा भेज दिया जाता है, तो आपके लिए भी कोई गुड न्यूज कभी भी आ सकता है। बट फिर भी प्रिंसिपल की राजनीति करें, अच्छी राजनीति करें। मैम ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम मौत का शोक तक व्यक्त नहीं कर पाए, हम इतने कमजोर हो गए हैं। छोटी छोटी कंट्री, सूडान से लेकर सारे लोग वहां उनके साथ हैं। श्रीलंका सोचिए ना, श्रीलंका, और आप बात हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, आप अमेरिका और चाइना के लेवल पे अगर आप ला रहे हैं, उनका पार्टनर ही बना रहे हैं, तो भी हमसे बड़ा बना रहे हैं ना। कम से कम वो डर के टैरिफ तो अपने पर नहीं ठोक पा रहा है। उसका $500 बिलियन का कमिटमेंट तो नहीं लिया गया जबरदस्ती कि आप हमसे सामान खरीदेंगे, चाहे कहीं सस्ता सामान मिले, बट अपने। जी ठीक है, रविंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? भारत की विदेश नीति का एक और अच्छा उदाहरण देना चाहते हैं। बताइए। एक ईरान को हम बुलाते हैं ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन में, वो अपना जहाज हमारे वहाँ भेज देता है। ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन होता है और हमारे वहाँ एक मेहमान की तरह 2 महीने तक खड़ा रहता है। जब वह जा रहा होता है तो माय डियर फ्रेंड ट्रंप उस पर वो देता है वॉर हेड चला गया। उस समय श्रीलंका जैसा देश उस जहाज के पे नाविकों की और लोगों की मदद करता है, लेकिन भारत की हिम्मत नहीं हुई। भारत के कोस्ट गार्ड से बहुत थोड़ी दूरी पे जहाज डूब जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हुई भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन श्रीलंका ने पूरी हिम्मत दिखाई और उस जहाज पे लोगों को बचाया।
फिर ये बार बार इजराइल इजराइल कर रहे हैं। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है और उससे पहले से लेके आज तक भारत की विदेश नीति में कभी भी इजराइल नहीं रहा है। जब हम बात कर लेते 15वीं सदी की, जब इस्लाम की शुरुआत थी सेंट्रल एशिया में, तब भी हम इजराइल के साथ खड़े नहीं थे। हम जो भी व्यापार करते थे अधिकतम सीरिया तक किया करते थे, तब भी हम इजराइल के साथ नहीं खड़े हुआ करते थे। और ये बार इजराइल की बात कर रहे हैं। इन्हीं के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, हमारी जब ये विदेश मंत्री बनते हैं जनता पार्टी की सरकार में, कि इजराइल जो है उसको फिलिस्तीन वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नीति अरब परस्त है, हम अरब लोगों के साथ में खड़े हैं, जितना जल्दी हो सके इजराइल फलस्तीन को वापस कर दे। और आज इजराइल की बड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो वेश्यावृत्ति कराता है, जो एप्स्टीन फाइल बनवाता है, जो अपने जासूसों को बेच के सबका रिकॉर्डिंग करवाता है, उस ऐसे देश के साथ खड़े हुए हैं ये। तो हम ऐसे इस प्रकार की बातों की निंदा करते हैं। हम अरब परस्त रहे हैं और हमेशा अरब परस्त रहेंगे। ईरान हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है, कि अगर ईरान नहीं होता तो जिस प्रकार से 7 या 8 सैनिक अड्डे बनाए थे अमेरिका ने, अगर ईरान नहीं होता तो ईरान वैसा ही व्यवहार करता जैसा अन्य मुस्लिम देशों ने किया था, तो यहाँ भी सैनिक अड्डे बने होते। डाइगो गार्सिया पे आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई बमबारी करने की, लेकिन ईरान ने वो भी करके दिखा दिया। ठीक है, वहां तक पहुंचा नहीं, लेकिन ईरान ने सरकार रविंद्र तो जी हम तो नहीं कह सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी की बात। ठीक है रविंद्र जी, समय की सीमा है। खेमचंद जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से, और फिर एक लास्ट कमेंट प्रदर्शी जी का लूंगी मैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कंफ्यूज फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। हमारी क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी है। अगर हमारी सीमाओं में कोई वेसल नहीं था या फिर उनका वॉरशिप नहीं था, तो उसमें भारत का इंटरवेंशन करना नहीं बनता है। भारत की सीमा में है और भारत की सीमा में अभी भी एक उनका वॉरशिप खड़ा है। अगर वहां पे अटैक करता है तो फिर भारत बोल सकता है। आउटसाइड क्यों? इसका अरे साकिर अली, फिर वही बकवास वाली बातें कर रहे हैं आप, फिर वही बात कर रहे हैं। हम देश की बात है, आप बीजेपी से संबंध रखते हैं, बड़ी बात कीजिए, हमें एक साइड छोटी लेना बात चाहिए, शोभनीय नहीं है। हमें एक साइड लेना भाजपा चाहिए, के प्रवक्ताओं को बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, मुंह से ही तो बोलना है, बोल दीजिए। खड़े हों, और क्यों भारत पार्टी बने? मतलब भारत पार्टी क्यों बने? अभी रविंद्र जी ने भारत कितनी पार्टी अच्छी नहीं बात बने, बताई, भारत पार्टी बंद था। किस तरह अगर का वो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन सीमा कराता है, में ईरान आपका का रिकॉर्डिंग वॉरशिप करता खड़ा है, है आपके और उस पे महान इजराइल प्रधानमंत्री या जी का अमेरिका अपमान अटैक करता है, फिर भी उसको इजराइल के नुकसान तल में चाट पहुंचाने रहे की हैं। कोशिश करता इतने है, बच्चों तो की भारत हत्या कर पार्टी दी। बनता। भारत एक शांति तो प्रिय देश इजराइल है, एक में जो मजबूत भारत देश है। में जो वॉरशिप है, भारत की नहीं, सीमाओं में जो आप वॉरशिप नौकरी खड़ी कीजिए, है, अच्छी वहां बात है, पे तो लेकिन कोई बातें नुकसान बड़ी नहीं बड़ी पहुंचाएगा, कीजिए। पहुंचाएगा तो पार्टी नौकरी करना बनेंगे। सही है, हम बीजेपी अननेसेसरी सैलरी रखती है लोगों को, मुझे पता चाहते है। हैं कि भारत का नुकसान हो, भारत पार्टी बने, थोड़ा तो भारत सच एक कहिए, साइड ले। थोड़ा तो आप सच कहिए, इंटेंशनली नौकरी ये से चाहते सैलरी नहीं हो। कटेगी आपकी, आपकी थोड़ा तो ये सच बोलिए। सोच है, इसलिए थोड़ी विपक्ष सैलरी ये का बात बार कीजिए बार भाई, कोशिश सच कर बोलिए, देश कितने आज जो बोलिए। सेफेस्ट जोन में भारत नौकरी है, की चिंता मत उस कीजिए। सेफेस्ट ऐसे जोन से पॉइंट और ऐसी डेंजर बात जोन पे में लड़ रहे हैं ना, जिसका मतलब क्या लॉजिक निकालूं? आज का कोई विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल कोई सिर पैर वाली बात ही नहीं है, छोटी सी चीज है सर। इसीलिए मैंने कहा था ना, बहुत ज्यादा चुप रहने की जरूरत थी। इतनी डिबेट्स हो गई है ईरान इजराइल पे कि कुछ कहना नहीं। खैर प्रियदर्शी जी, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से। देखिए, इस पूरे मामले को अगर जिस तरीके से प्रायोजित किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, इसको इस तरीके से खड़ा करने की जरूरत पहली बात तो है नहीं। दूसरी बात, ये जो मुझे बताया गया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, खैर छोड़िए उस बात को। फिर भी मेरे प्रदर्शी जी बोलिए। ठीक है, इस पर बाद में बात करेंगे, व्यक्तिगत हो गया। खैर देखिए, अमेरिका के साथ जो भारत के रिश्ते रहे वो खट्टे मीठे ही रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतर रहा है, लेकिन भारत की पॉलिसी में कुछ लोग कह रहे थे कि भारत की पॉलिसी में कभी अमेरिका नहीं था, कभी इजराइल नहीं था, माना नहीं था, लेकिन कभी चीन तो था। लेकिन चीन ने भारत के साथ क्या किया है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, युद्धों के दौरान, आजादी के बाद लगातार चीन की समीक्षा क्यों नहीं करते हैं जब आप अमेरिका की करते हैं? तो अमेरिका तो आप कभी ध्यान आपका रखिए ना, आप जस्टिफिकेशन आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? चीन कभी रहा नहीं वो भाई। समीक्षा तो सरकार भी नहीं कर रही चीन की, वो तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि उनसे टक्कर हम नहीं ले सकते, उनको कुछ नहीं बोल लोगों ने कहा तब मैं ये बात कह रहा हूं, जब आप लोगों ने ये बात रखी तब मैं ये कह रहा हूं। देखिए, अमेरिका कभी आपका दोस्त नहीं था। अमेरिका आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है ना, कूटनीतिक तरीके से एक दोस्त हो सकता है, जिस तरीके से रसिया
दोस्त कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका को आप कभी दोस्त नहीं कह सकते हैं। लेकिन ताकतवर जो देश है उसको आप बार बार उंगली भी तो नहीं कर सकते, उसको चिढ़ा भी तो नहीं सकते। आप क्या कहते हैं, मतलब कम से कम ईरान पीट रहा है तो उसके साथ तो रहिए। ईरान जो पीट रहा है दादा को, ईरान जो पीट रहा है पापा को, तो उसके साथ तो रहिए, कम से कम मानसिक तौर पे तो साथ रहिए। या वैसे ही सरेंडर करके बैठ जाएंगे, नहीं भाई हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो नेपाल से भी डरेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। प्रदर्शन भी गलत है, ये प्रदर्शन भी गलत है, जनता देख रही है, जनता हतोत्साहित हो जाएगी। देश की जनता इतनी कमजोर नहीं है, आप कमजोर बातें कर रहे हैं। देश की जनता इतनी कमजोर नहीं है, ना हमारा देश इतना कमजोर है। बिल्कुल भारत कमजोर नहीं है, लेकिन भारत युद्ध करना भी तो नहीं चाहेगा ना। ईरान डर के बैठ जाएंगे, पहलगाम जैसा कांड करेंगे जो गवर्नर ने मना कर, साफ मना कर दिया। अमेरिका ने भारत पर हमला कर दिया है क्या? अमेरिका ने भारत पर हमला कर दिया है क्या? आपको टैरिफ लगाना हमला नहीं लगता है क्या? सिर्फ थप्पड़ मारेगा तभी हमला लगेगा। $500 बिलियन का टैरिफ लगाया आपको, ट्रेड डील का साइन करवाया आपसे। चलिए एक बात निकलेगी, 10 बातें और निकलेंगी। ठीक है, एक सेकंड। मतलब पता कीजिए। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। बस इसके बाद अब ये चर्चा चलेगी ना, एक पॉइंट से हम वापस वहीं आ जाएंगे जहां से ये जंग शुरू हुई थी। बोलिए। बस एक स्टेटमेंट कि चीन चाहे आजादी से पहले का हो और चाहे सांस्कृतिक इतिहास की बात कर ले, चीन कभी भी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं रहा, विदेश नीति में नहीं रहा है। अगर ऐसा बोला जाता है तो झूठ। धन्यवाद। ठीक है, क्या अब छोड़िए डिबेट, अंतिम समय में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह का भयभीत स्टेटमेंट संसद में दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उससे तो हमें ये भय हो गया है कि अमेरिका और इजराइल के दबाव में कहीं भारत भी इस युद्ध में शामिल ना कर दिया जाए। क्योंकि अभी जो जिस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे हैं कि कोविड जैसी परिस्थिति आने वाली है, अभी जनता को तैयार रहना चाहिए। अरे भाई पहले कौन से हम झूला झूल रहे थे? हम तो परिस्थितियां देख रहे हैं 10-15 साल से कि बुरी हालत देश की हुई पड़ी है। अब और भयभीत कर दिया है कि क्या पता कब ट्रंप कह दे कि तुम भी कूदो, क्योंकि मैं कूद रहा हूँ तुम भी कूदो, मुझे अपने यहाँ पर अटैक करने के लिए जगह दो, तो वो ये दे देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप सबके जो व्यूज आते हैं ना और आप सबकी जो बातें होती हैं, इनमें से कुछ निकलते हैं पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ से निकल के पब्लिक डोमेन में जाते हैं, लोग सुनते हैं, देखते हैं, कम से कम पता तो चले कि परेशानी किस बात की सरकार से है, तो उसका सॉल्यूशन कम से कम निकले। खैर समय बहुत हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए सबकी अपनी अपनी बात है, मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की जो बात हो रही है उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो खुद एक आतंकवाद देश के रूप में है, जहां गतिविधियां ही ऐसी होती हैं कि उस पर क्या ही बात करना, वो क्या मध्यस्थता की बात करेगा। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका की जाल में मुनीर फंसे हैं, ये चीजें आ रही है, लेकिन भारत कहाँ, भारत क्यों पीछे रह गया? आज भी जब से ये युद्ध हुआ, चर्चा जस की तस इस मिडिल ईस्ट के तनाव में आती है कि भारत की भूमिका क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्यों इतनी फेल है। तो देखिए सबके अपने मत हैं, अपडेट क्या होगा ये वाकई एक बड़े सवाल जैसा है और देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।